हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से दिया था। एक्चुअली में कई सारे साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी से और बच्चों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाट इज अ एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? Action spectrum is a reaction at the time when the light is split into the different spectrum and some specific spectrum the action is takes place. It means that कि वो स्पेक्ट्रम जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लिबरेशन या प्रोडक्शन हो रहा था वही उसका एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जिस स्पेक्ट्रम पर ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो, यहाँ पर ज्यादा लाइट का या ऑक्सीजन का एक्शन होता है, वही एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी कि अभी तक जो भी हमने एक्सपेरिमेंट देखे वहां तक हमें एटलीस्ट यहाँ तक तो पता चल ही गया था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका एक की फीचर मिल गया था हमें कि जो फोटोसिंथेसिस में एक तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया गया था कि ये किस तरह से प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको आगे चलकर कंडक्ट किया था और एक न्यू साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नील। एक्चुअली में जब हमें ये प्रोसेस, ये की फीचर मिला था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो वहां पर हमें ये तो पता चल गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन होता है। और ये फूड क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है। तो क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, फ्रॉम वेयर? इट मीन्स दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर आल्सो हैज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में से जो ऑक्सीजन का लिबरेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले से हो रहा है या फिर वाटर से होने वाला है? तो इस पर जब स्टडी किया गया तो ये समझ में आया कि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। Photosynthesis is a redox reaction. So what do you mean by the redox reaction? You know very well, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। When the oxidation and reductions both takes place simultaneously or at the time of the photosynthesis, this process is known as the redox reaction। यानी कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है वही प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्वेश्चन इज दैट कि एक्चुअली जो ऑक्सीजन लिबरेट कहाँ से हो रही है। तो इसके लिए जो ये साइंटिस्ट थे, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से लिबरेट हो रही है। क्वेश्चन तो यही था कि ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट हो रही है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने बैक्टीरियोविरिडिन इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी लाइक बैक्टीरिया, जो कि अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, बट वो दे डजंट यूज द वाटर मॉलिक्यूल, दे हैव टू यूज द सम काइंड्स ऑफ द केमिकल्स, ओके, बाय विच दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स दैट कि इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया लिए, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, इन्होंने क्या किया कि जब इसको वाटर की जगह पर इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, केमिकल होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसको यूज किया। तो जब उन्होंने वाटर की जगह पर इसको यूटिलाइज किया किसमें? ये बैक्टीरिया में, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है या फिर जो एक एडिशनल सब्सटेंस है वो कहाँ से लिबरेट हो रहा है। देखो, जैसे हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल का नाम लेकर हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया, दैट इज H2S हो सकता है। तो इसके लिए अभी हमने भी देखना है कि जो S है, जो एडिशनल जो यूज इसमें मैटर जो यूज किया गया वो एक्चुअली है क्या। तो वो क्या हो सकता है? वो ऑक्सीजन भी हो सकता था और वो सल्फर भी हो सकता था। अगर ये सल्फर है तो ये क्या बनाएगा? ये सल्फर या सल्फेट के कंपाउंड्स बनाएगा। तो यहाँ पर जब इसको प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस थी, बस केवल हमने वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज किया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि व्हेन द new compound react back to the carbon dioxide in the presence of the sunlight, it will produce the
carbohydrate, water plus additional substances that is used by the hydrogen sub compound. इट मीन्स दैट कि ये जो एडिशनल सब्सटेंस था वो एडिशनल सब्सटेंस ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और बाकी की जो हाइड्रोजन था वो जाकर यहाँ पर यूज हो गया और वाटर मॉलिक्यूल में भी यूज हुआ. इट मीन्स दैट कि जो ऑक्सीजन होती है वो लिबरेट एक्चुअल होती कहाँ से है, वो अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो वो वाटर मॉलिक्यूल से ही लिबरेट होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. आई होप समझ में आया होगा, है ना. तो इस प्रूफ से इससे ये प्रूफ होता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं सनलाइट की हेल्प से, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाने में या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाने में और वाटर मॉलिक्यूल बनाने में यूटिलाइज हो जाता है. जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें यहाँ से मिलती है, कहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल से. इट मीन्स दैट हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन आर द प्रोवाइडर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना. तो यानी कि जो वाटर, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए, वाटर इज अ हाइड्रोजन प्रोवाइडर. सॉरी हमने गलत बोला कि वाटर इज अ हाइड्रोजन प्रोवाइडर, यानी वाटर को हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं और इन्हीं से हमें हाइड्रोजन मिलता है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिडक्शन होता है और फूड मॉलिक्यूल बनता है. गेटिंग माई पॉइंट. अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे चलकर यूज किया गया, एक तो रेडियो आइसोटोप की टेक्निक से यूज किया गया. रेडियो आइसोटोप टेक्निक क्या है, रेडियो आइसोटोप टेक्निक वो है कि जैसे कि ये कार्नेलियस बॉर्ननील ने जो भी एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था कि जो ऑक्सीजन है वो ना कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर से लिबरेट हो रही है, तो इसको और भी प्रूव कैसे किया जाए. पता है पहले साइंटिस्ट ऐसे ही होते थे कि अगर कोई साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया है या डिस्कवर किया है तो उसका प्रूफ दो भाई, प्रूफ दो. तो इसके लिए और भी दूसरे साइंटिस्ट आते तो उन्हीं के मैकेनिज्म पर फिर से कोई नया एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ देते कि हाँ जो साइंटिस्ट ने बताया वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है. तो ये कैसे किया गया था, तो यहाँ पर एक रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज की गई जिसमें वाटर जो मॉलिक्यूल लिया गया उसमें जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का जो एटम था वो हमने आइसोटोप 18 वाला लिया. अरे भाई हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है. और आइसोटोप क्या होते हैं कि जब एक ही एटम के जो डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं वही तो आइसोटोप कहलाते हैं. जनरली जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में लिया 18 वाला आइसोटोप, यानी कि हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिया था वो 18 टाइप का था जिसका आइसोटोप था, 18 आइसोटोप वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया. और चूंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर नॉर्मल वाला ही था, 16 वाला ही ऑक्सीजन था, यहाँ पर 80 वाला था. जब हमने इसको आइसोटोप को इंट्रोड्यूस किया वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और जब पूरी रिएक्शन कराई तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा था वो 18 वाला था. कितना था, वो 18 वाला था जो हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ यूज किया था. और जो नॉर्मल था वो जाके यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा था ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बनाने में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से डिनोट की जाती है, वो की जाती है वाटर मॉलिक्यूल से. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना. अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हमने ये पूरा एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल एकदम क्लियर हो सके. तो हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं. 6 कार्बन है तो 6 कार्बन पूरे के पूरे यहाँ पर यूटिलाइज हो गए, ठीक है ना. अब इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, ये 2 यहाँ पर है, ये है 6 2 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ये भी 12 है. तो ये 12 जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, वो ना ग्लूकोज बनाने में 6 यूज हो गए और 6 यूज हो गए हमारे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाने में. गेटिंग माय पॉइंट. देखो ये एरो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गए. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ यूज हो रहा है कि जो हाइड्रोजन, वाटर क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइडर है. तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइडर है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, वो भी 2 जगह पर यूज हो रहा है. कहाँ कहाँ पर, एक तो वो ग्लूकोज बनाने में यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प कर रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर रहा है. यहाँ पे देखो 12 2 24, तो ये 24 जो हाइड्रोजन एटम्स इनको काउंट करो, 12 तो ये हो गया और 24 यहाँ पर 12 ये हो गया, तो 24 हो गए कि नहीं हो गए. रिएक्शन बैलेंस करना सीखा होगा ना, वही चीज है, नथिंग इन इट. और ऑक्सीजन जो है, यहाँ का जो ऑक्सीजन जा रहा है वो सीधा सीधा ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है.
गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये 19th सेंचुरी में तो ये बताया गया था कि ये लाइट डिपेंडेंट है। इसके बाद, इसके पहले भी ये जो क्या कार्नेलियस बॉन नील थे, इन्होंने भी पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया था कि ये किस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो इसके बाद हमें पूरा का पूरा जो इक्वेशन था फोटोसिंथेसिस का वो मिला हमें। तो वो क्या था, 6CO2 plus 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे विल प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे वो, और इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही का फॉर्मेशन होगा। एक चीज और, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी जितने भी कार्बन फिक्स होंगे उतने ही अमाउंट में ग्लूकोज लिबरेट होगा। यानी क्या हम यहाँ पर बात करें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, यानी 6 कार्बन का फिक्सेशन हुआ, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन का ही फॉर्मेशन भी हुआ। गेटिंग माय पॉइंट, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, जितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिबरेट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की पूरी जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, ठीक है, वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वेरी वेल photosynthesis takes place on the leaves of the plants. Okay, leaves is also known as the kitchen of the plants. पढ़ा है छोटी क्लासेस में भाई, घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में ही तो बनता है। मम्मी कहाँ पर खाना बनाती है, किचन में ही बनाती है। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं, वो कहाँ बनाते हैं, वो लीफ में बनाते हैं। इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, है ना। अब लीफ में भी कहाँ, एक्चुअल कहाँ पर, तो लीफ में जो मीजोफिल्स होती है, मीजोफिल्स यानी कि बीच की जो मिडिल लेयर होती है, वहां पर जो पहली साइड की जो सेल्स होती है वो पैरेलली अरेंज होती हैं, और उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के नंबर में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कई क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं कि जो पर सेल में एक ही होते हैं, जैसे हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और कई जगह ये 20 से 40 भी हो सकते हैं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 50 क्लोरोप्लास्ट केवल एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो सोचो पूरी लीव्स में कितनी सेल्स होती होंगी, है ना। अमेजिंग ना, बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स की सेल में इनका शेप भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो पैलिसेड लेयर होते हैं उनमें पैरेलली अरेंज होते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली उनके ऊपर हिट करे, जिसके वजह से यहाँ पर जो सनलाइट है उसकी ट्रैपिंग हो सके। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले इसको समझने से पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दैट इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सेल्स जो होती है, क्लोरोप्लास्ट में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आपको पता है कि प्लांट सेल्स में 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें उनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और दे हैव अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। केवल 3 ही ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अलावा और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो पहला क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो अपर मेम्ब्रेन है, उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अंदर की जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनके अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। इन द स्ट्रोमा देयर आर द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, दैट इज नोन एज द थैलेक्वाइड। क्या बोले जाते हैं, थैलेक्वाइड। तो ये थैलेक्वाइड्स क्या होते हैं, ये जो थैलेक्वाइड्स हैं, अगर हम एक प्लेट की बात करें, दैट इज नोन एज द थैलेक्वाइड्स। ये थैलेक्वाइड्स होते हैं। और जब इन थैलेक्वाइड्स को अगर हम एक सीक्वेंस बनाकर अरेंज कर दें, देखा होगा अभी मार्केट में ना 1 रुपीज के जो कॉइन थे एक बंच बनाकर देते थे। अभी एक प्लास्टिक रैप में रैप होकर आते थे, 5 रुपए नहीं है तो इसको दे दो। तो एक कॉइन थे, 5 कॉइन्स का एक होता है। तो एक कॉइन की तरह कंसिडर किया जाएगा। पूरा का पूरा अगर हम मान लो इसी को हम सारे कॉइन को थैलेक्वाइड एक कॉइन के बराबर हुआ। तो ऐसे कई सारे कॉइन्स अगर जब एक दूसरे के ऊपर पैरेलली पिलर बनाकर अरेंज होती है तो फिर हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना।
दैट इज ग्रेना। और अगर हम किसी एक की बात करें तो दैट इज नोन एज द थैलेक्वाइट्स। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फोटोसिंथेसिस में इन्हीं का ही काम है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, थैलेक्वाइट और ग्रेना, ठीक है। और जो ग्रेना होते हैं तो ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है, ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है और उसके जो अंदर का पार्ट होता है, उसके जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ल्यूमन। ल्यूमन मीन्स क्या हुआ, सपोज दैट ये बंच हो गया 1 2 3 4, ये बंच हो गया तो ये ग्रेना हो गया। और ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ल्यूमन। और ये थैलेक्वाइट की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, थैलेक्वाइट की मेम्ब्रेन। इट्स इजी, नथिंग इन इट, ओके। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रेना होते हैं। अब इनमें खुद के अपने देखो कुछ जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल होते हैं, इनमें अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। डिटेल में हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, जब हम इसको बताएंगे, जब हम सेल के जो चैप्टर की बात करेंगे तब हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, दे हैव ऑल्सो देयर ओन काइंड ऑफ द डीएनए ऑल्सो, उनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये टॉपिक हमारा ये है कि पूरे जो थैलेक्वाइड होता है उसमें पूरा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमें स्ट्रोमा और ग्रेना देखने को मिलते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा और जो ग्रेना होते हैं यही दो साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर दोनों रिएक्शन मिलाकर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी एक पॉइंट और कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है, थैलेक्वाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्लोरोफिल के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। क्लोरोफिल के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स मतलब समझ रहे हैं ना, कह रही यहाँ मेम्ब्रेन है, यहाँ से सनलाइट जाएगा तो इसको ही हिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यहीं पर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जैसे पैकेट्स में मूंगफली रख लो या कुछ भी रख लो, तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। तो ऐसे पैकेट्स को जो कि क्लोरोफिल के पिगमेंट को कंटेन करते हैं, दे आर नोन एज द क्वांटासोम। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वांटासोम्स क्या होते हैं, क्वांटासोम इज अ स्ट्रक्चर इन विच द क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट और इन वन क्वांटासोम्स देयर आर द 230 क्लोरोफिल पिगमेंट, 230 क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी कि एक क्वांटासोम, यानी जो हम पैकेट्स की बात कर रहे हैं उसमें 230 क्लोरोफिल की पिगमेंट्स होते हैं। और इन 230 क्लोरोफिल पिगमेंट्स में भी 170 जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और रेस्ट आर द क्लोरोफिल बी। यानी कि जो भी क्वांटासोम्स होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर 230 पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, और इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स में भी 170 जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए होता है और जितने भी बचे हुए होते हैं वो क्लोरोफिल बी होते हैं। अब इनका क्या रोल है, किस तरह से ये काम करते हैं, कैसे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप बेटा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।